हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसके झा और आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज बात करेंगे बिहार बोर्ड एग्जाम जो कि मैट्रिकुलेशन का एग्जाम होने वाला है। आगामी फरवरी माह में जो है इसकी तिथि घोषित कर दी गई है बीएसएबी के द्वारा। तो अभी जितने सारे बच्चे प्रिपरेशन में हैं तो तमाम प्रकार के जो सवाल उनके मन में आता है कि कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो आज इन्हीं सारे सवाल को जो है हम इस वीडियो के अंदर कवर करने का प्रयास करेंगे और इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं उमेश सर। और उमेश सर किसी खास परिचय के मोहताज नहीं है। बात करें तो इनकी संस्था जो है ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर के नाम से हलई समस्तीपुर बिहार में चलती है और तकरीबन 10 वर्षों से जो है ये अपनी संस्था को चला रहे हैं। अब प्रत्येक वर्ष यहाँ से बच्चे जो कि एग्जाम देते हैं मैट्रिक का अच्छे मार्क्स के साथ पास होते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद और साथी जो भी देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज सर से ही सवाल करेंगे और आज उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन का डाउट जो है सो आपके मन से क्लियर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं कि अभी बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि लास्ट टाइम में अभी उनको कितना देर पढ़ना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो कि नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं तो उनके मन में ये सवाल लाजमी सी बात है कि रहेगा है। तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि कितना देर पढ़ना चाहिए बच्चों को। देखिए बहुत अच्छा सवाल सर किए हैं कि अब बिल्कुल कम समय बच गया है, तो ऐसे में कि अब विद्यार्थी को मैक्सिमम कितना देर पढ़ना चाहिए। तो देखिए मेरा मानना है कि पढ़ने का जो है से मतलब कि कोई मैं खास ये नहीं बोलूंगा क्योंकि देखिए अब कम समय बच गया है। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे कि अब ज्यादा से ज्यादा टाइमिंग पढ़ेंगे 15 घंटा 18 घंटा, लेकिन ऐसे में उसका जो है तबीयत खराब होने की यानी हेल्थ इशू हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैं ये कहूंगा कि विद्यार्थी अपना क्षमता के अनुसार पढ़े। देखिए कुछ बच्चे तेज होते हैं, उनका मेमोरी पावर बहुत अच्छा होता है, वो कम समय में ज्यादा चीजों को कवर कर लेते हैं। कुछ बच्चों को किसी चीज को समझने में ज्यादा टाइमिंग की जरूरत है, तो अपने हिसाब से बच्चे पढ़े। और जहां तक सवाल सर है कि कितना देर बच्चों को पढ़ना चाहिए, तो अभी के समय में मैक्सिमम 8 से 10 घंटा पढ़ना चाहिए। तो बिल्कुल सर का कहना बिल्कुल सही है क्योंकि सर का कथन है कि प्रत्येक बच्चे का स्ट्रेंथ अलग अलग होता है, उनकी समझने की शक्ति अलग होती है। तो कुछ बच्चे जो है सो कुछ चीजों को कम समय में कवर कर लेते हैं तो अन्य बच्चों को उससे ज्यादा समय लगता है। तो आप अपने स्ट्रेंथ के अनुसार देख ले कि आपको जो है कितना समय लग रहा है। लेकिन अगर एक एवरेज बात किया जाए टाइमिंग का तो सर का कहना है कि 8 से 10 घंटा पढ़ना ही पढ़ना चाहिए अभी लास्ट समय में। तो इससे आपका जो है डाउट क्लियर हो पाया होगा और आप उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो आते हैं अगले सवाल पर, सर से जानेंगे क्योंकि मैं फ्रेम करके लाया हूं सारा सवाल जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन जो है सो ना छूटे। तो सर बात करते हैं कि स्टूडेंट के मन में ये भी होता है कि किस चीज पर अभी ज्यादा फोकस करना है। वो अभी नोट्स पर फोकस करे जो कि साल भर में उन्होंने अपना तैयारी के दौरान बनाया है, या फिर गेस्ट पेपर पढ़े या फिर बुक से पढ़े। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों के मन में ये सवाल आता है क्योंकि मार्केट में बहुत सारे गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर ये सारे अवेलेबल है। तो आप उनके बारे में कुछ बताइए। जी बहुत बढ़िया सवाल है जी। तो मेरे हिसाब से कि अब बच्चों को जो है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है जो साल भर के अंदर उनके सर के द्वारा खुद से बुक से जो नोट्स बनाए हैं वो नोट्स को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत है। नई चीजों को मैं पढ़ने के लिए अब मैं नहीं बोलूंगा, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा समय अगर है तो गेस्ट पेपर वगैरह भी देख सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर मैं यही कहूंगा कि नोट्स सबसे बेहतर होगा सर। तो बिल्कुल सर क्या कहना है कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एग्जाम के लिए 1 साल का समय दिया जाता है और उनमें बच्चे जो है सो कैसे पढ़े हैं 1 साल के अंदर, कितना अपना नोट्स बनाए हैं, तो वो नोट्स ही उनको जो है सो अच्छे मार्क्स की तरफ ले जाएगा। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, गेस्ट पेपर वगैरह सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको अगर अपने को दूसरे से अलग करना है तो आपको अपना कंटेंट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो सर का भी यही कथन है कि जो भी उन्होंने संस्थान से सीखा है या किसी भी टीचर के माध्यम से उन्होंने अपना नोट्स तैयार किया है उस पर ज्यादा फोकस करें। ये चीजें हैं अभी एग्जाम के लास्ट टाइम में ये होना चाहिए। तो सर सवाल एक और है कि अभी ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलता है बिहार बोर्ड में, यानी कि आप बात करें तो 50% क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर फोकस करें या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर अभी ज्यादा फोकस करें, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बच्चे के मन में चलते रहता है कि ऑब्जेक्टिव भी 50% है, वहां लिखना भी है। तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कितना समय दोनों पढ़ते हैं। तो इसके बारे में आप कुछ कहिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो एक तरीके का है कि या तो आपके सही होंगे बिल्कुल या फिर गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। डू एंड डाई वाला बात हो जाती है। तो ऐसे में जो है कि ऑब्जेक्टिव भी देखना जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर नहीं देखते हैं तो फिर आपका 50% यहाँ से मार्किंग आ रही है तो वो भी देखिए, लेकिन ज्यादा सब्जेक्टिव को देखने की जरूरत है। अब कहिएगा सर क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव अगर देखता है तो मुझे लग रहा है कि 60 से 75% आपका ऑब्जेक्टिव उस सब्जेक्टिव से ही निकल रहा है। तो
वहां से मिल जाएंगे। और सब्जेक्टिव में एक और प्लस पॉइंट होता है सर कि अगर आप सब्जेक्टिव मान लीजिए कि 5 नंबर का क्वेश्चन या फिर 3 ही नंबर का है, अगर उसमें बच्चे 2-4 लाइन भी लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप तो उनको कुछ नंबर मिलने की संभावना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसी बात नहीं होती है। तो इस हिसाब से दोनों पे समय देना चाहिए, ज्यादा सब्जेक्टिव पे समय देना चाहिए और कम से कम अपने हिसाब से 2-3 घंटा ऑब्जेक्टिव भी देखने की जरूरत है। बिल्कुल सर का कहना बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जितने सारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन तैयार होते हैं वो सारे सब्जेक्टिव से ही आते हैं, यानी जितना सारा कंटेंट है अवेलेबल, सिलेबस जो है वहीं से ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपको इधर उधर देखने को मिलेगा, वो प्रत्येक स्टूडेंट के साथ वो चीजें फेस करना पड़ सकता है। तो आप अभी क्या करें कि सब्जेक्टिव ही पढ़ें। और सर एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट बोले कि आप सब्जेक्टिव में अगर कुछ लिखते हैं थोड़ा बहुत तो बिहार बोर्ड उसके लिए आपके मार्क आपको देती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर आपका गलत हो गया तो वहां पर एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो ये बिल्कुल सही है कि आप जो है सब्जेक्टिव के तौर पर ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन करें। अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप जो है एक बार में ऑब्जेक्टिव भी रिवाइज कर लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर अगला सवाल बच्चों के मन में यह होता है कि क्वेश्चन को लिखने का प्रयास कैसे करना चाहिए अभी खुद से, यानी कि वहां पर टाइम के अकॉर्डिंग उनको लिखना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिस उनका नहीं रहेगा तो लिखने में परेशानी हो सकती है। क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे हैं कि कुछ स्लो लिखते हैं, कुछ बच्चे का जो है रीडिंग पावर फास्ट होता है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहिए कि प्रैक्टिस करना चाहिए लिखने का? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए जो कहा गया है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपका जो राइटिंग है ना वही आकर्षित करता है जो भी कॉपी चेक करते हैं उनको। और बिहार बोर्ड में जो है से आपकी लिखावट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो लिखावट अच्छी होगी कब, जब इसके लिए आपको जो है से अच्छी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, घर पर ज्यादा से ज्यादा लिखे, ठीक है ना, क्योंकि लिखावट बहुत मैटर करेगा। साथ ही सर कॉपी पे लिखने का एक ढंग होता है। मैं सारे विद्यार्थी को मैं यहाँ से बताना चाहूंगा कि जब भी अगर मैं मैथ्स की बात छोड़ देता हूँ तो उसमें ज्यादा लैंग्वेज मैटर नहीं करता, हाँ, लेकिन जब आप अदर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ज्यादातर जो आप जो है पॉइंट वाइज आंसर दीजिए, और जो आपका मेन चीज है हेडिंग उसको थोड़ा आपका जो नॉर्मल एवरेज जो साइज है अक्षर का उससे थोड़ा बड़ा कीजिए हेडिंग, और उसके बाद आपको जो नॉर्मल है वो एकदम साफ साफ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो लिखावट अगर अच्छी होगी तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि उसकी भी प्रैक्टिस घर पे लिखने की होनी चाहिए। देखिए सर के बारे में सर यहाँ पर एक बात यहाँ पर बोले हैं, आप लोग नोटिस किए होंगे कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि राइटिंग ही वो चीज है जो कि एग्जामिनर जो आपका कॉपी देखेगा उसके मन में एक इम्पैक्ट छोड़ेगा कि आप कैसे लिखे हैं। और सर यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन आप दे रहे हैं, लिख रहे हैं, उसका हेडिंग आप इस तरीके से लगाइए जो उसको डायरेक्ट दिखाई दे, वहां पर उसमें किसी तरीके का अस्पष्टता नहीं हो, स्पष्ट तरीके से सुंदर राइटिंग में दिखाई दे, तो एक पॉजिटिव आउटपुट जो है तो निकल करके आता है, एग्जामिनर खुश होता है और तभी जो है तो आपके क्वेश्चन को पूरी तरीके से पढ़ पाएगा, वरना एवरेज मार्किंग होने का चांस बढ़ जाता है। तो ये तरीका है। अब एक क्वेश्चन मन में आता है सर कि तकरीबन पिछले वर्षों के दौरान देखा गया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए OMR सीट दी जाती है, तो बच्चे के मन में यह होता है कि जो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं तो OMR भरने में उनको दिक्कत हो जाता है। तो फिर इसके लिए भी OMR पर प्रैक्टिस करना जरूरी है या नहीं है, इसके बारे में स्टूडेंट को कुछ बताइए। बहुत बढ़िया सवाल। देखिए OMR जो है पहले इस तरीके का नहीं था, लेकिन कुछ दिनों से जो है आपको चेंजिंग आई जिसमें बच्चों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है गोले करने पड़ते हैं। जी OMR सीट पर के दिया जाता है। और ये बात नोट कर लीजिए कि OMR का जो सीट है जिसका जो चेक होता है वो एक कंप्यूटर के द्वारा होता है। बिल्कुल। तो उसमें आप देखिएगा कि आपको क्लियर तौर पे निर्देश दिया हुआ रहता है OMR के ऊपर में, हाँ, कि गोलक जो है ना उसके अंदर छूटनी चाहिए ना उसके बाहर होनी चाहिए, यानी एक्यूरेट जो गोला है उसी के अंदर जो है पूरी तरीके से फिल होनी चाहिए। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वहां पर चांसेस है कि बाहर हो जाएगा या छूट जाएगा, या फिर सबसे बड़ा चीज क्या होगा कि आपको टाइमिंग ज्यादा लगेगा, आपका टाइम बहुत कवर कर देगा। इसके लिए अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, मार्केट में बहुत सारा अवेलेबल है, वहां से आप 4-5 सेट खरीद लीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। और उसके लिए मैं एक तरीका सिखाता हूँ कि पहले क्या करना है कि काट से जो भी राउंड वाला तरफ है बगल से पहले उसको कर लीजिए और बीच वाले को फटाफट कर लीजिएगा, ऐसे में आपको टाइम मैनेज होगी। तो सर का कहना बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए आप लोगों का पहली बार एग्जाम है, आपने इससे पहले OMR पर कहीं भी एग्जाम नहीं दिया, तो आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्योंकि आप अगर उस गोले को फिल करते वक्त किसी भी तरीके का त्रुटि हो जाता है, तो सर का कथन था कि कंप्यूटर से चेक होता है OMR से, तो वहां पर जो है दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपका प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आप गोले घेरने में ही सारा टाइम वहां पर लगा दोगे, तो पूरे ओवरऑल एग्जाम में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये बिल्कुल सही है कि आप OMR पर जो है तो प्रैक्टिस बिल्कुल करें, खरीद करके मार्केट में जहाँ भी अवेलेबल है। तो मार्केबल बात है ये। एक क्वेश्चन और है सर कि
टेक्स्ट बुक जो है, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है बिहार बोर्ड का वो एनसीईआरटी बेस्ड है, मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही देखने को मिलता है। तो टेक्स्ट बुक का क्या योगदान रहेगा, और बच्चों के मन में क्या होता है कि मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन की अलग भी किताब अवेलेबल है, तो उनके मन में ये कंफ्यूजन होता है कि हम टेक्स्ट बुक से पढ़े आज समय में या फिर हम अलग प्रकाशन की बुक से पढ़े। तो इसके बारे में आप क्या कहिएगा, बच्चों को क्या सजेस्ट कीजिएगा? देखिए, मैं बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि टेक्स्ट बुक ही आधार है। जी बिल्कुल, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो है सिर्फ नहीं त्रुटियां आती है, यानी कि उसमें जो है गलत होने के चांसेस नहीं है। लेकिन मैं देखा हूं कि मार्केट में कुछ अदर पब्लिकेशन है, मैं किसी का पार्टिकुलर नाम नहीं ले रहा, लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां मुझे देखने को मिला है, ठीक है ना। और एक बड़ी चीज कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो दुविधा में डाल सकता है, इंटरनेट पे कुछ और आंसर दे रहा है, दूसरा पब्लिकेशन कुछ और बता रहा है, लेकिन एनसीईआरटी कुछ और कह रहा है। तो मैं कहूंगा कि आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर दे, क्योंकि जब आपका पेपर जब चेक होगा तो आपको जो करेक्शन किया जाएगा वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग किया जाएगा। इसीलिए मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी आपके लिए बेस्ट रहेगा। जो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और अन्य प्रकाशन को आप एक कॉन्फिडेंस के तौर पर ले सकते हैं कि आप जो है सो कितना पढ़ चुके हैं, आपका कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ है, ये आपको मतलब अन्य प्रकाशन की पुस्तक में देखने को मिल जाएगी। लेकिन मेन फोकस अगर एग्जाम का होगा तो वो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बिहार बोर्ड उठाती है, ये तो जाहिर सी बात है। अगर आप पिछले वर्ष के क्वेश्चन भी उठा के देखिएगा तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही मिल जाएंगे। जी, प्रीवियस जी बिल्कुल, यानी कि पिछले वर्ष के जितने सारे क्वेश्चन हैं। तो सवाल और है सर कि मार्केट में बहुत सारी चीज अभी अवेलेबल है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मार्केट जाते हैं तो देखने को मिला है। जब वो बुक स्टॉप जाते हैं बुक शॉप पे, तो जो बुक वाला है वो उनको तरह तरह का जो प्रकाशन का बुक दिखाता है, या अभी जो ट्रेंड है वो मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर या तरह तरह के मैगजीन्स वगैरह है एग्जाम ओरिएंटेड, तो वहां पर वो कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये चीज पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो बच्चों को बताइए सर कि गेस्ट पेपर या मॉडल पेपर पर कितना टाइम दे, वो पढ़ना चाहिए या नहीं? देखिए, गेस्ट पेपर जो है कि अभी के समय में अगर आपको समय के अलावा एक्स्ट्रा समय मिलता है तो गेस्ट पेपर भी देख लीजिए, क्योंकि कुछ अलग से आपको क्वेश्चन हो सकता है कि बुक के अलावा गेस्ट पेपर में देखने को मिल जाए, नोट्स पढ़ने के अलावा। हाँ, नोट्स पढ़ने के अलावा, क्योंकि मेन तो आपका नोट्स है, मेन चीज शुरू में ही बता दिया। लेकिन इसके अलावा गेस्ट पेपर वगैरह देख सकते हैं। रही मॉडल पेपर की बात, तो मैं बताता हूँ कि प्रैक्टिस के लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन फिर वही बात, जैसे आपने बोले कि मार्केट में बहुत सारा अवेलेबल है, जो दुकानदार है वो कुछ कुछ सजेस्ट करते हैं लेने के लिए, लेकिन मैं कहूंगा कि बिहार बोर्ड ने जो अपने वेबसाइट पे मॉडल जारी किया उसको ज्यादा से ज्यादा देख लीजिए, मार लीजिए, क्योंकि इससे आपको क्या होता है सर, मॉडल करने से कि इस बार हमको एग्जाम में कितने प्रश्न होंगे, कुल प्रश्नों की संख्या कितने होंगे, उसमें से मुझे कितने प्रश्न के जवाब देने हैं, ठीक है ना, और कौन प्रश्न कितने अंकों का होगा। और सबसे बड़ी चीज ध्यान से नोट करना कि इस बार की क्वेश्चन जो है किस किस पोर्शन से पूछा जा रहा है, कहां से क्वेश्चन को उठाया जा रहा है। तो इसके लिए मॉडल सेट जो है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कम से कम 5 सालों का, ये सबसे रामबाण के रूप में काम करेगा। तो सर के बाद सर यहाँ पर बहुत ही अच्छा मतलब आंसर किए इस सवाल का कि देखिए, बहुत बच्चे को ये पता नहीं होगा कि मॉडल सेट का जो पैटर्न है ना वो बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल फोन नहीं है और उतनी सुविधा नहीं है तो आप अगल बगल से ही किसी से हेल्प लेकर चेक कर ले, लेकिन करे जरूर। एक बात सर के द्वारा यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कहा गया कि आप जितने पिछले वर्ष के पूछे गए क्वेश्चन हैं उन पर रिवीजन आप बनाते हैं तो वो फिर रामबाण साबित होगा। मॉडल पेपर से भी अच्छा जो है सो ये काम करेगा, क्योंकि देखिए वो पूछा गया प्रश्न है और उसका एक वैल्यू है, बच्चे जो है उसी प्रश्न का एग्जाम देकर निकले हैं प्रत्येक साल, तो आप उस पे भी अपना फोकस बनाएं। आप जैसे पिछले 5 वर्षों के क्वेश्चन को देख ले, या फिर बुक पे मिल जाएगा या फिर गूगल पर भी मिल जाता है सर। जी, हाँ, तो वहां से आप इसको जो है कवर करने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए, अभी जो है बच्चे के मन में एक सवाल आता है कि कंसेप्ट बेस्ड पढ़ाई करे या फिर रटन तरीके से पढ़ाई करेगा। कि कुछ बच्चे हैं कि पढ़ाई में पिछड़े हैं, उन्होंने शुरू से तैयारी नहीं किया, लास्ट टाइम में उनके मन में ये आता है कि हम रट लेंगे और एग्जाम दे देंगे, और कुछ बच्चे जो कंसेप्ट पढ़े हैं तो वो तो शुरू से ही उस पर जो है सो अमल कर रहे हैं। उन बच्चों के बारे में क्या कहेंगे जो रटन तरीके से अभी जो है सो कर रहे हैं काम? तो रटन तो जरूरी है या फिर कंसेप्ट में? देखिए कि रटन तो सर जहां तक बात है कि रटन विद्या प्रणाली किसी भी मायने में सही नहीं हो सकती, ठीक है ना, ये मेरा मानना है। और रही बात की कॉन्सेप्ट बेस्ड, तो ये सबसे बेस्ट है,
ठीक है ना। जी, जी। रिवीजन कीजिए, जो आपके पास नोट्स है, यानी किसी भी चीज को पढ़ने की कोशिश कीजिए तो उसको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ने की कोशिश कीजिए कि मेरा प्रश्न क्या है, इसको हम किस तरीके से आंसर देंगे, ठीक है ना। तो रटने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। हालांकि जैसे आपने बोले कि कुछ बच्चे शुरू से नहीं पढ़े हैं, तो अब तो समय बिल्कुल कम बच गया है, तो देखिए कॉन्सेप्ट में आप पढ़ के देखिए कि कहाँ पर परेशानी है। तो जो भी आपके गाइडर है या सर हो या फिर घर में कोई आपसे बड़े हो, उनसे पूछिए, बुक से समझने की कोशिश कीजिए। उसके बावजूद भी अगर दिक्कत है तो लास्ट ऑप्शन का था ना 9 से हाँ वाला, तो आपको सामने एग्जाम है तो अभी तो फिलहाल रटना पड़ेगा, तो देखिए। लेकिन मैं रटने के लिए ज्यादातर मैं सही नहीं कहूंगा। ये बिल्कुल सही कहा सर ने कि समुद्र में प्रवेश किए बिना उसकी गहराई को जानना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो देखिए कंसेप्ट अगर आप पढ़े हैं तो फिर क्वेश्चन अगर आपको घुमा फिरा के भी देता है तो आप वहां पर आंसर करने में जो सक्षम हो पाइएगा। लेकिन अगर आप रट के जाते हैं और क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया तो वहां फिर आपका पसीना निकलेगा, ये बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो आप जो है कंसेप्ट पर ज्यादा फोकस करें। हाँ, एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कंसेप्ट से बिल्कुल हट के हैं, तो वहां पर जो है आप उस प्रक्रिया को अपना सकते हैं जो आपको जो बेनिफिट कुछ समय के लिए दिला दे। जी जी जी, तो ये चीज जरूरी है। देखिए बच्चे के मन में अभी क्या है कि अभी एग्जाम का लास्ट समय है, तो बहुत सारे बच्चे जो है बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड भी हैं, बहुत सारे बच्चे जो है स्ट्रेस में भी जी रहे हैं। उनको तमाम तरीके का टेंशन है, भाई एग्जाम कैसे देना है, कैसे हम वहां पर पेपर लिखेंगे, किस तरीके का पेपर आएगा, डिफिकल्टी लेवल कैसी रहेगी, हमारी प्रिपरेशन कैसी है। तो दबाव है उन पर, स्ट्रेस में जी रहे हैं। तो अभी उन बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहिएगा सर? सर ये तो बहुत बेहतरीन सवाल किया है, इसके लिए आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि ये सवाल लगभग जो है 90% बच्चों का है। 10% बच्चों को मैं छोड़ देता हूं क्योंकि अलग अलग मेंटलिटी के लड़के होते हैं। लेकिन जो भी थोड़ा पढ़ने के लिए इच्छुक है, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, उसमें एग्जाम को लेकर के स्ट्रेस होना लाजमी है सर, ये होना। लेकिन वो स्ट्रेस होनी चाहिए। जब भी आपके अंदर कोई भी चीज अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है तो होता है, तो होनी चाहिए, लेकिन स्ट्रेस पॉजिटिव होना चाहिए। बिल्कुल सर, पॉजिटिव होना, ऐसा नहीं कि हम उसको लेकर के पहले से घबरा गए कि क्या होगा, हमसे नहीं होगा, ऐसे अभी ऐसे होने वाला है, तो इसमें आपका निगेटिव चला जाएगा। तो आपका जो मेन तैयारी प्रिपरेशन यानी एग्जाम गड़बड़ जा सकता है। आपका इसका इफेक्ट आपको स्वास्थ्य पर भी देखने को मिल सकता है सर। इसीलिए स्ट्रेस ले, ठीक है ना, लेकिन ये ले पॉजिटिव में कि इसको कैसे दूर करें, क्या करें जो हमको स्ट्रेस नहीं होगा, इसको कम कैसे करें, उसके लिए बढ़िया से प्रिपरेशन करिए, तैयारी कीजिए, यही मेरा मानना है। तो देखिए सर यहाँ पर बात कर रहे हैं स्ट्रेस के बारे में। तो स्ट्रेस के बारे में बताया सर ने कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके का होता है। तो स्ट्रेस जाहिर सी बात है कि आप अगर स्टूडेंट हैं, आप सीरियस हैं अपने करियर को लेके, तो वहां पर स्ट्रेस होना लाजमी है। जी सर। तो स्ट्रेस कुछ उस तरीके का होना चाहिए जो कि आपके एग्जाम पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़े। और कुछ लोग स्ट्रेस में ऐसे चले जाते हैं जिससे कि उनका कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है। जी जी। तो उस तरीके से आप स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आप जो है एक अच्छा संगीत सुन सकते हैं, आप अपने माता पिता गार्जियन से बात कर सकते हैं, बिल्कुल जो है स्ट्रेस आपका दूर होगा। आप पॉजिटिव स्ट्रेस के साथ जो है रहें और एक पॉजिटिव आउटपुट के साथ तैयारी करें, तो आपको बेहतर जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये नेगेटिव इम्पैक्ट जो है माइंड पर एक गलत असर छोड़ता है। तो सर एक बात है कि अभी बहुत सारे गार्जियन हैं, कुछ गार्जियन जो जागरूक है, पढ़े लिखे हैं, तो उनके मन में बच्चों के प्रति खुद से ही जागरूकता है। लेकिन जो गार्जियन समझते नहीं है तो उनके प्रति जागरूकता कम होती है कि बच्चे को अभी लास्ट टाइम है, पढ़ना है उनको, तो वो कम समय कुछ भी अन्य कामों में उनको जो इन्वॉल्व कर देते हैं। तो अभी गार्जियन का क्या रुख होना चाहिए एक बच्चे के प्रति, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सारे बच्चों के प्रति। जी बहुत बढ़िया सवाल है सर, क्योंकि देखिए अभी का जो समय सर चल रहा है कम समय में, तो ऐसे में अभी बच्चों के लिए टाइम जो है इसको गोल्डन टाइम कहा गया है, गोल्डन टाइम है। क्योंकि तो ऐसे में पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। कहेंगे क्या सर कि क्या पेरेंट्स पढ़ेंगे? बिल्कुल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहना है कि बच्चों को पॉजिटिव रखें, उससे अच्छा से बात करें, उनकी समस्या को जानने की कोशिश करें, उससे थोड़ा सा, जैसे समाज में लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा बहुत बच्चे को घर में वर्क भी लेते हैं, तो मैं कहूँगा अभी गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को ज़्यादा अदर काम में इन्वॉल्व ना होने दें और उसके साथ बैठक करें, समस्या को जाने और उसको मोटिवेट करें ताकि वो अच्छा रिजल्ट कर पाए। तो बिल्कुल सर का कहना जो है सो बहुत ही सही है, क्योंकि अभी जो है अभी ये बच्चे का बेस है। मैट्रिक का एग्जाम एक बेस के तौर पर माना जाता है, क्योंकि कैरियर की शुरुआत सर यहीं से होती है। बिल्कुल सर। तो अभी अगर उसको आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो बच्चा आगे चल के कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा। तो बच्चों को आप जो है सो इस तरीके से सपोर्ट करें कि वो हतोत्साहित ना हो, डिप्रेशन में ना जाए बच्चे। आप अगर उसको अन्य कार्यों में फंसाइएगा तो फिर वहां से उनका फोकस जो है सो हट जाएगा और वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे। तो अभी जो समय है तो उनको मौका दें
अन्य जो काम है घरेलू उसको अपने तरीके से हैंडल कर ले, बाकी जैसे उनको टाइम दे पढ़ने का। तो एक और है कि अभी एग्जाम टाइम में क्या है सर कि बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ तो स्ट्रांग हैं जो कि फिजिकल वर्क कुछ कर लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते जो है तो ये स्वास्थ्य खराब होने का उनका बहुत डर रहता है, यानी हेल्थ इशू हो जाता है। तो आप हेल्थ इशू के बारे में कुछ सलाह दीजिएगा बच्चों को कि इस टाइम में जो है हेल्थ भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हेल्थ ही सही नहीं रहेगा तो भैया एग्जाम कैसे दीजिएगा आप। तो ये तो वही सर, तो कुछ हेल्थ के बारे में बताइए, कोविड भी है अभी। जी बहुत बढ़िया सवाल है सर आपका, क्योंकि जो है हेल्थ इज वेल्थ जी, ठीक है ना। स्वास्थ्य अगर आप अंदर से फिट रहेंगे, आपका बॉडी बिल्कुल बैलेंस्ड रहेगा, तो आप एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। थोड़ा इमेजिन कीजिए कि आपके पास नॉलेज अच्छा है लेकिन आप किसी भी पीड़ा से मतलब कि अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात आपका पेपर गड़बड़ होगा। तो ऐसे में बच्चों को मैं कहूंगा कि अपने हेल्थ के प्रति भी सचेत रहे। इसके लिए आप क्या कीजिए, कुछ फिजिकल वर्क कीजिए, एक्सरसाइज हो सके, डाइट मेंटेन कीजिए, क्योंकि डाइट बहुत मैटर करता है कि सभी मतलब कि डाइट में सभी मिनरल्स को शामिल करें जिससे कि आप फिट रह सकते हैं, ठीक है ना, उचित पोषण मिल सके। जी उचित पोषण मिल सके, और इसके लिए कुछ फिजिकल वर्क एक्सरसाइज वगैरह कीजिए ताकि वो शरीर से अच्छा रहेंगे, तभी वो एग्जाम हॉल में अच्छे से लिख पाएंगे। तो जो भी यहाँ पर सर बता रहे हैं उसको हल्के में बिल्कुल न ले, क्योंकि ये एक दिन के गुरु नहीं है, 10 सालों से टीचिंग कैरियर में इनका एक्सपीरियंस है और प्रत्येक साल जो है सो बच्चे यहाँ से निकलते हैं। इसीलिए मैंने इनको बहुत ही रिक्वेस्ट पर आज बुलाया कि सर बच्चों के लिए आप टाइम निकालिए। तो कुछ और सवाल लेंगे जो कि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए। क्या होता है सर कि अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों का एक अपना जो यूएसपी होता है कि कुछ बच्चे मैथ्स में ठीक हैं, कुछ बच्चे हिंदी में ठीक हैं, किन्हीं को साइंस पढ़ना अच्छा लगता है। तो क्या होता है कि कमजोर सब्जेक्ट पर उनका डर रहता है कि इसमें हम कैसे पढ़े, तैयारी हमारा कम हुआ है, तो कैसे जो है सो एग्जाम में जो है सो वो सही तरीके से लिख पाएंगे, पास कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो कमजोर सब्जेक्ट के बारे में आप कैसे कहिएगा उनको कि पढ़ना चाहिए? देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए एक चीज तो पहले नोट कर लीजिए सारे बच्चे, कुछ बच्चे का इस तरीके से मेंटलिटी तैयार है कि 3 सब्जेक्ट पर ही ज्यादा फोकस करते हैं। जी। अच्छा थोड़ा सा फोकस करना लाजमी है क्योंकि ये थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट कहा जाता है बिहार में सर मैथ का ज्यादा बोलवा, मैथ को लेकर के मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा सर एक ट्रू चीज है, सच्चाई में बता रहा हूँ कि बिहार में सबसे ज्यादा बच्चे मैथ पे टाइम देते हैं। जी। और अच्छे संस्थान को पकड़ते हैं, उस संस्थान में जिस संस्थान में मैथ की पढ़ाई अच्छी होती है। इसके अलावा सर होम ट्यूशन भी लेते हैं मैथ्स का। लेकिन एक ये भी सत्य है कि जब रिजल्ट आता है तो सबसे ज्यादा क्रॉस का परसेंटेज मैथ्स में ही आता है, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मैथ्स पे ज्यादा फोकस नहीं कीजिए। देखिए मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस को इसको जो आपका कमजोर सब्जेक्ट है उस पे आपको थोड़ा ज्यादा देखने के टाइम देने की जरूरत है। समझिए कि मेरा कहाँ पे दिक्कत हो रहा है उस चीज को समझिए। लेकिन एक चीज और सर कि आपका 3 सब्जेक्ट रिजल्ट नहीं कराएगा, ये नोट कर लो बिल्कुल सारे बच्चों। आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ना है, हालांकि इंग्लिश ऑप्शनल है लेकिन पास करना उसमें भी बहुत जरूरी है। क्योंकि सर एक बात सोचिए, सिंपल सी बात, अब इमेजिन कीजिए कि अगर आप 3 पेपर में मैं बात कर रहा हूँ मैथ की, सोशल साइंस और साइंस की, अगर उसमें आप 90 इवन मान लीजिए 100 में 100 भी लाते तो 300 आएगा। जी बिल्कुल। आपका 450 और 400 प्लस या बिहार बोर्ड में टॉप स्थान लाने का जो सपना देख रहे हैं वो पूरा नहीं होगा। और एक और रूल्स है कि अगर किसी सब्जेक्ट में क्रॉस लगता है तो आपका रिजल्ट नहीं बन पाएगा। तो ऐसे में जो आपका लैंग्वेज पेपर्स में, चाहे संस्कृत की बात कर रहा हूँ या हिंदी की, या बहुत अलग अलग बिहार में बच्चे, किसी का मैथिली है, किसी का उर्दू है, तो उसको भी हल्के में नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो सभी सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो बेहतर रिजल्ट के लिए सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना सर के द्वारा यहाँ पर कहा गया। हालांकि ये मैथमेटिक्स के फैकल्टी हैं लेकिन इनके द्वारा जो है सो सारे सब्जेक्ट पर उचित टाइम देना, क्योंकि आपका रिजल्ट सारे सब्जेक्ट मिलकर ही निर्धारित करेंगे, न कि एक सब्जेक्ट। बिहार में मैथमेटिक्स का बोलबाला बहुत ज्यादा है और सरकार की कुछ इस तरीके की पद्धति है कि इंग्लिश को मान्यता नहीं दी गई है सर, ये बिल्कुल दी जानी चाहिए। पर कोई बात नहीं, जो नहीं है लेकिन पास करना उसमें भी जरूरी है, अनिवार्य है। तो देखिए सर एक चीज है कि बच्चे के मन में ऑब्जेक्टिव को लेकर कुछ सवाल है कि क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन, 4 विकल्प देखने को मिलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जो पढ़ के जाते हैं, जो उनको पता है तो वो तो सटीक मारेंगे, नंबर मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है। उसमें क्या होगा आपको कि 4 विकल्प में 2 विकल्प आप खुद छांट दोगे, एलिमिनेट कर दोगे। 2 विकल्प में आपको वहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा कि आंसर ये होगा कि ये होगा, और उस चक्कर में आप गलती करके चले जाते हैं। तो उस स्थिति में क्या अप्रोच लेना है वो हम सबसे आज समझेंगे।
वाह सर, बहुत बढ़िया सवाल किए। जी सर। और ये जो आपका जो है ये सभी कंपटीशन लेवल में जी, या कहीं भी, बिल्कुल, या वो आप ये 12th का एग्जाम जिनका होना है तो हर जगह ये चीज है। जी, तो ये बहुत काम की बात सर ने की, बहुत लाजवाब क्वेश्चन किए हैं ये। कि देखिए आपको जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प रहते हैं जिनमें से कोई एक उत्तर सही रहता है जबकि 3 उत्तर गलत रहते हैं, जी, लेकिन अगर उसको अगर ध्यान से देखिएगा तो क्वेश्चन के हिसाब से 2 क्वेश्चन आपको पहले ही पता चला कि सर ये तो कंफर्म है कि 2 नहीं होगा, लेकिन 2 पे आके बच्चे अटक जाते हैं। और एग्जामिनर भी उस तरीके से विकल्प सेट करता है। जी जी जी, बच्चों को कंफ्यूज होना है। यस सर। तो 2 तो पहले आप एलिमिनेट कर दिए, लेकिन 2 क्वेश्चन ऑप्शन जो है वहां पे बड़ा सोचनीय हो जाता है, क्योंकि दोनों में दम रहता है कि ये सही होगा तो ये सही होगा। लेकिन एक वो चीज, जैसे ही अगर आप ये तरीका अपनाते हैं कि 2 को पहले छाड़ देते हैं, 2 पे फोकस करते हैं, तो वहां पे आपको 80% सही होने के चांसेस है। और बहुत बच्चे क्या करते हैं कि चारों में कोई लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये तो उनको मतलब कि 100% जो है 90%, 100% तो नहीं, 90% गलत होने के चांसेस है। 10%। सर मैं बता दूं, बिहार में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं उनको लगता है कि 4 में से यह मार देते हैं, यही होगा अंदाज पे। नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। जी बिल्कुल। तो 2 को काट दीजिए और 2 बचा, अब उसमें सोचिए, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और वो 2 ऑप्शन में देखिए कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव या सबसे ज्यादा इफेक्टेड इसके लिए आंसर कौन हो सकता है। अगर उस केसेस में आप जाते हैं तो मेरे हिसाब से 90% आपको सही होने के चांसेस है। तो बिल्कुल आप लोग जो है सहमत होंगे और समझ होंगे कि सर क्या बोल रहे हैं, कि कैसे जो है विकल्प आधारित प्रश्न जो है, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर जो है अटेम्प्ट करना है, जैसे कि आपको मैक्सिमम मार्क्स वहां पर मिल पाए। क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर सही कर देते हैं तो वहां पर मार्क्स कटने की संभावना कम रहती है, नहीं कटेगी, यानी कि आपको जो है टू द पॉइंट मार्क्स मिल जाएगा। तो सर देखिए, एक क्वेश्चन मन में और आता है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जैसे क्वेश्चन पर क्वेश्चन यहाँ पर जैसे दागे जा रहे हैं, तो बिल्कुल हमारा मोटिव ये है कि आप लोगों के मन में कोई भी डाउट न रहे और आप एग्जाम जो है स्ट्रेस फ्री होकर दें, किसी भी तरीके का समस्या न रहे। तो सर एक क्वेश्चन होता है टाइम मैनेजमेंट को लेकर कि देखिए 3 घंटा का पेपर है, बच्चे यहाँ से प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता है कि वहां पर कैसे लिखना है। उनके पास उस तरीके का जो है एग्जाम में ऐसा स्ट्रेस फील हो जाता है कि जिससे कि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं वो, कि पेपर को कैसे किस मोड में अटेम्प्ट करना है कि 3 घंटा के अंदर वो सारे प्रश्न का जवाब दे पाए। तो उसके लिए बताइए सर कि टाइम मैनेजमेंट के लिए बच्चे क्या करेंगे घर पे। जी बहुत बढ़िया सवाल है कि टाइम मैनेजमेंट। देखिए इसके लिए आपको सबसे बढ़िया उपाय रहेगा कि आप जो है मॉडल सेट मारिए, ठीक है ना। और मॉडल सेट मारिए तो आपके साथ जो है कि घर में आपका या मोबाइल तो आजकल है टाइमिंग रहता है, हाँ स्टॉप वॉच जो है वो देख लीजिए। और हो सकता है पहला दिन आपकी जगह का आपका आधा घंटा जो है ज्यादा भाग रहा है, तो अगली बार प्रैक्टिस में कोशिश कीजिए कि कहाँ पे हमें कर उसको कम कैसे किया जाए, कहाँ पर कमी आ रही है उसको समझने की कोशिश कीजिए। और 3-4 सेट आप धीरे धीरे करेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका टाइम जो है मैनेज हो जाएगा। लेकिन घर पर आप कम से कम कोशिश कीजिए कि 15 से 20 मिनट पहले हो जाए, ताकि वहां पर आपको मिल जाए। और साथ में एक और चीज सर कि आपको वहां पे 3 घंटा 15 मिनट का जो 15 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया जाता है बच्चों को क्वेश्चन पढ़ने के लिए, आप सभी को पता भी होगा। और 3 घंटा तो बहुत बच्चा जो घर पर इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैं ये बताता हूँ कि बहुत बच्चा को बैठने में भी दिक्कत होगा। बहुत बच्चा जो है ना मतलब कि ये फील करते हैं कि बाप इतना देर कैसे, घबराहट फील करते हैं। तो नहीं, आप आदत डालिए, अगर आपका रिवीजन प्रैक्टिस रहेगा घर पर 3 घंटा लगातार बैठने का, तो आप जो है टाइम मैनेजिंग अच्छा करेंगे ऑब्जेक्टिव वाला का। और रही सर सब्जेक्टिव की बात, उसमें क्या करना चाहिए बच्चों को, बहुत बच्चे सीरियल मेंटेन करने में रह जाते हैं। ये सवाल सर से हम पूछने ही वाले थे कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, यानी कि पेपर को कैसे लिखना है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि किसी भी तरीके से फ्रेमिंग करके जो उनके मन में रहता है कि नंबर 1 क्वेश्चन पहला देंगे, नंबर 2 क्वेश्चन का जवाब फिर देंगे। इस तरीके में क्या होता है कि उनके जो कंसेप्ट जो होते हैं, जिसपे क्वेश्चन पर जो उनका कंसेप्ट कम है, तो वो क्या होता है कि शुरू में लिख जाता है, जिससे कि एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बारे में कुछ बताइए सर। जी सर, चलिए आपकी बात मैं पहले ही बता दिया। तो मैं ये कह रहा था कि ये बात एकदम ध्यान करने का, अच्छे विद्यार्थी पहले उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जिसपे आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है, पूरा जानते हैं, हाँ जिसको लेकर आप पूरा श्योर है कि हम ये इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। सीरियल हो, मेंटल हो या नहीं, उस पर ध्यान नहीं देना, बशर्ते क्वेश्चन नंबर क्लियर से लिखिए, ठीक है ना। और साथ ही आप
किस खंड में, यानी कि आपको 2 खंड में प्रश्न पत्र मिलेंगे सर। एक होगा खंड अ जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन होगा, खंड ब में सब्जेक्टिव होगा। खंड भी दर्शा दीजिए कॉपी के बीच में और साइड से क्वेश्चन नंबर लिख करके वो दीजिए। उसके बाद जिसपे आपको थोड़ा सा ये है उसके बाद और लास्ट में वो क्वेश्चन को करना चाहिए जिसपे आपको थोड़ा सा डाउट है कि ये क्वेश्चन में से हो सकता है, ठीक है ना। और ध्यान ये भी देनी चाहिए कि मुझे इतने प्रश्न करना है। और मेन चीज बिहार बोर्ड का एजेंडा समझ लो, जहां तक मेरा मानना अभी तक मैं जो देखा हूं कि थोड़ा या पूरा सभी प्रश्न का जवाब दीजिए, यानी अटेम्प्ट हर एक प्रश्न को करना है। जी सर। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि 5 ही प्रश्न का खूब बढ़िया जवाब देते हैं। अरे भैया 5 प्रश्न का आपने खूब बढ़िया जवाब दिया तो 5 ही प्रश्न का आंसर मिलेंगे, लेकिन अगर सभी प्रश्न का जवाब देते हैं तो थोड़ा थोड़ा कट करके मिलेगा, तो सभी में आपको ज्यादा नंबर उठने के चांसेस है। तो इस पर ज्यादा फोकस करें। जहां तक बात करें सर कि 3 घंटा में 50 नंबर का जैसे ऑब्जेक्टिव पूछ देता है तो फिर आपके पास 50 मार्क्स ही बचते हैं। तो लिखने के लिए काफी ज्यादा पर्याप्त समय है। आप अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो अच्छे से लिख पाइएगा और हर एक क्वेश्चन को आप चाहिएगा तो सुंदर तरीके से लिख पाइएगा। लेकिन सर का यहाँ कहना हुआ कि जिस क्वेश्चन पर ऐसा तो है नहीं, कुछ ऐसे प्रश्न भी होंगे कि जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा वहां पर। बिल्कुल। तो जिस क्वेश्चन पे आपका कंसेप्ट 100% क्लियर है वो क्वेश्चन को आप शुरू में लिखने का प्रयास कीजिए, जिससे कि एग्जामिनर पे एक सही इंपैक्ट जो है सो माइंड पर पड़े और आपको अच्छा अंक दे। क्वेश्चन पढ़ने पर वो मजबूर हो जाए, इस तरीके से लिखिए। और प्रत्येक पेपर में जो है सो पैरा चेंज करना नहीं भूलिएगा। जहां पर क्वेश्चन के थॉट्स चेंज हो रहे हैं जवाब के, वहां पर पैरा बिल्कुल चेंज करने से एक सही इंपैक्ट पड़ता है सर। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया बताया। और एक और चीज है सर कि आप फायदा कब लेंगे, मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास ऑप्शन डबल है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। यानी अगर आपसे 10 प्रश्न दिया हो तो उसमें से 5 ही को देना है। तो आप में बुद्धिमानी इसी में है कि देखिए कि कौन क्वेश्चन को आप बेहतर जवाब दे पाएंगे, भले वह 7 नंबर क्वेश्चन को या 3 नंबर को। तो क्योंकि आपके पास जब इतना ऑप्शन है तो उसका फायदा लीजिए ना, क्यों हम एक डिस्से मेंटेन करेंगे। यानी जो क्वेश्चन आपको सबसे बढ़िया आता है। और एक बड़ी चीज आपने बताया कि जहां पर आपका क्वेश्चन का थॉट चेंज हो रहा है या जहां पर आप आता है कुछ निर्णय लेना चाहते हैं तो वहां पर जो है से एक लाइन गैप करके जो है से लिखनी चाहिए अच्छी लिखावट जी। उससे जो है सो एक सही इंप्रेशन बनता है एग्जामिनर पे। तो देखिए हम यहाँ पर कोशिश किए हैं कि तमाम प्रकार के प्रश्न जो है सो इस वीडियो में समाहित हो जाए, जिससे कि किसी भी तरीके का डाउट नहीं हो। और एक चीज मैं कहना यहाँ जरूर चाहूंगा कि आप अपने आप का कंपेयर दूसरों से ना करें। आप अपने आप में सबसे बेहतर हैं और आप बेहतर कर सकते हैं, आप में वो क्षमता है। क्योंकि अभी के बच्चे ही जो है सो आगे चलकर वो देश का भविष्य हैं। तो मोटिवेटेड रहें, हमेशा अपना जो है सो एनर्जेटिक रहें, अपना मोटिवेशन डाउन ना करें। और इसके लिए एक लाइन भी है कि जब आंखों में और मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो यही जो है सो रखना चाहिए मन में। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं सर का एक बार फिर से धन्यवाद करूंगा कि अपना कीमती वक्त निकाल के जो है बच्चों को आप कुछ मोटिवेट किए, सही चीज बताए। और इसी तरीके का वीडियो जो है सो हमारे चैनल पर आते रहेगा। और आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक करें और अपने सारे दोस्तों में जो है सो वीडियो को फैलाएं। और सर से कुछ आखिरी शब्द लेंगे और उसके बाद आप सभी से फिर विदा लेने का वक्त भी आ गया है। तो सर कुछ बताइए। सर धन्यवाद तो आपका भी बनता है, क्योंकि आपने तमाम जो है लगभग मेरे हिसाब से शायद मैं अभी कंफ्यूज हूँ, शायद 25 लाख या कुछ बिहार में लगभग बच्चे अपीयर हो रहे हैं, वो रोल नंबर से पता चल रहा है। तो उतने बच्चों का डाउट और उतने बच्चों को फ्यूचर के लेकर के आपने ये सोचा और इसके लिए समय निकाला। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि जितनी बात सर ने क्वेश्चन रखे वो सही एकदम फैक्ट क्वेश्चन थे और जो यहाँ से आप लोग को दिया गया है उस पर आप काम कीजिए। और साथ ही कामना करता हूं कि आपका रिजल्ट बेस्ट हो। इसी के साथ में शुभकामनाएं के साथ में आज की वाणी को विराम देता हूं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद है और हम लोग फिर से मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ। और आप लोग अपना प्रिपरेशन जारी रखें और फिर से हम आएंगे आपके लिए नए कंटेंट को लेकर। बने रहें हमारे साथ, तब तक के लिए आप सभी ध्यान रखें और प्रिपरेशन अपना जारी रखें। मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।